हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। ओके, आई एम रुचिका कंसल हियर। आई वेलकम यू ऑल इन यूजीसी ज्ञान बाय रुचिका। अब कुछ बच्चों को कुछ कंफ्यूजन था कि चैनल को सर्च करने में उनको प्रॉब्लम आ रहा था, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ। वो अब टाइप कीजिए यूट्यूब पर यूजीसी ज्ञान बाय रुचिका, तो आपको बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस फाइनेंस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं और डोमेस्टिक आज हम सोर्स ऑफ फाइनेंस का करेंगे टॉपिक, जिसमें आज हम करने वाले डोमेस्टिक कि डोमेस्टिकली लेवल पर कैसे कैसे हम फाइनेंस को फंड को अपनी कंपनी के लिए एक्वायर कर सकते हैं। और इंटरनेशनल का करेंगे हम बाद में। तो इसको दो पार्ट होते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस के, तो आज हम सिर्फ डोमेस्टिक को ही कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पर। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस हम उनको लेते हैं जो विद इन ईयर, यानी कि आपको अपनी कंपनी की लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए, वर्किंग कैपिटल डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए जो पैसा चाहिए आपको, वो करता है पूरा शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से। इसमें हम क्या करते हैं, कॉमर्शियल बैंक से भी ले लेते हैं, ट्रेड क्रेडिट एटसेट्रा। उसके बाद है ओनरशिप के बेस पर। सोर्स ऑफ फाइनेंस आपका किस बेसिस पर हो, या तो आपका ओनर फंड होगा और या फिर क्या होगा, आपका बोरोड फंड होगा। ओनर फंड में हम किसको लेते हैं, इक्विटी शेयर्स को लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को लेते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। एक इसमें आता है प्राइवेट शेयर से भी लेते हैं हम। प्राइवेट प्राइवेट शेयर्स, इक्विटी शेयर्स लिख लीजिए, प्राइवेट इक्विटी शेयर्स। ये भी होते तो इक्विटी शेयर नॉर्मल की तरह, लेकिन वो पब्लिकली इशू किए जाते हैं। ये प्राइवेटली हम इंस्टीट्यूशन से अपना प्राइवेट को हम अलग से ले लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा बोरोड फंड। बोरोड फंड कौन सा फंड होता है, ये इकट्ठा किया जाता है लोगों से बोरो करके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। दिस सोर्स ऑफ फंड इज मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर अमंगेस्ट द बिजनेसेस। बिजनेस में बहुत कॉमन है कि हम पैसा उधार पर ले लेते हैं, कॉमर्शियल बैंक से ले लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेकर हम अपने कंपनी की नीड को फुलफिल करते हैं। एक आता है हमारा जनरेशन के बेस पर। जनरेशन में क्या आता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज है। इंटरनल सोर्सेज मींस कंपनी अपने ही सोर्सेज से उनको पूरा करती है। कंपनी के पास कौन से सोर्सेज है, इंटरनल। इंटरनल सोर्सेज मींस अगर कंपनी की कोई एक ऐसी एसेट रखी है जो कंपनी में इन फ्यूचर यूज नहीं होगी, तो क्या करते हैं, उसको सेल आउट कर देते हैं। तो सेल होने के बाद जो पैसा आएगा वो इंटरनल सोर्स कहलाता है हमारा। या फिर क्या हो सकता है, हमारा जो प्रॉफिट थे हमने डिविडेंड तक दे दिया, उसके बाद हमने जो प्रॉफिट अपनी कंपनी में बचा कर रखा एज अ रिटेन प्रॉफिट, तो उसको हम क्या करेंगे, एज अ इंटरनल सोर्स को यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक्सटर्नल सोर्स। जब हमारे पास इंटरनल सोर्स कम रह जाते हैं या फिर हमें एक्स्ट्रा सोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत होती है, तो हम एक्सटर्नली भी सोर्स को अपनी कंपनी के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं, आउटसाइड द बिजनेस से। कंपनी के लिए क्या करेंगे हम, वही इक्विटी शेयर को इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, और कमर्शियल बैंक्स लोन सब कुछ उसमें इंक्लूड करते हैं। यानी कि जो बिजनेस से बाहर से पैसा आएगा उसको बोलेंगे एक्सटर्नल सोर्स, और जो कंपनी की हम अंदर से ही पूरी कर लेंगे कमी को, उसे बोलते हैं हम इंटरनल सोर्स। ओके, आई होप सो क्लियर हो गए होंगे आपको। अब हम पढ़ते हैं इनको डिटेल में कि इक्विटी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल। ये रियल ओनर होते हैं कंपनी के, ठीक है। इनको रेजिडुअल क्लेम कर सकते हैं, मींस सारी पेमेंट होने के बाद, सारे ऑब्लिगेशंस कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद अगर जो हमारे पास पैसा बच जाता है वो किसको दिया जाता है, वो दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इक्विटी शेयर होल्डर उनको रियल ओनर माना जाता है। वो कंपनी की मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कुछ राइट्स होते हैं उनके, उनको वोटिंग राइट्स भी होते हैं। अपने वो शेयर्स को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ये मैं लिखवा देती हूँ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर, नोट डाउन कर सकते हैं आप। उनको वोटिंग राइट्स होते हैं, ठीक है, और अपने शेयर को ट्रांसफर करने का राइट होता है, सेल करने का राइट होता है। ट्रांसफर करने का राइट होता है, ट्रांसफर एंड सेल दोनों का राइट होता है उनको, ट्रांसफर एंड सेल द शेयर्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो अगर कोई एसेट सेल कर दी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, तो उस टाइम पे वो क्या कर सकते हैं, लिक्विडेशन के टाइम पर अगर कभी भी आपके पास कोई एसेट रखी हो
तो उस टाइम पे अगर सबकी ऑब्लिगेशन अगर वो पूरे कर देते हैं तो उसमें भी उनका राइट होता है प्रॉपर कि वो उसमें से क्लेम कर सकते हैं। तो लिख लीजिए एक पॉइंट और, रेजिडुअल क्लेम, रेजिडुअल क्लेम ऑन एसेट। ओके, और एक इनके पास जो राइट होता है एनुअल रिपोर्ट को लेने का, राइट टू टेक, राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव एनुअल रिपोर्ट। और एक होता है इनका प्री एग्जम्पटिव राइट, प्री प्रीएम्प्टिव राइट। अब इसको समझेंगे हम। प्रीएम्प्टिव राइट क्या होता है? जब भी कंपनी एडिशनल आगे शेयर्स को इशू करती है तो उनके पास राइट होता है कि वो पहले अगर और परचेज करना चाहे तो कंपनी उनको सेल करती है। तो उनको ये ऑफर दिया जाता है कि हम इतने शेयर्स इशू कर रहे हैं मार्केट में, अगर आप उनमें से एक परचेज करना चाहते हैं तो आपको राइट है। तो वो राइट मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। कुछ इसके फीचर्स भी दिए हुए हैं, ये रीड आउट कर लेते हैं। ऑनरशिप का राइट होता है, डिविडेंड मिलने का उनको राइट होता है, रेजिडुअल क्लेम कर सकते हैं एसेट पे, वोटिंग राइट्स होते हैं, यही सब मैंने अभी आपको बताया। ये ट्रांसफर कर सकते हैं अपने शेयर को, कोई नो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू पे डिविडेंड, इनके कंपनी के ऊपर इनको कोई डिविडेंड देने का कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है कि ऑब्लिगेशन नहीं होता है। अगर कंपनी प्रॉफिट्स करेगी तो उनको दे देगी, अगर प्रॉफिट्स कंपनी में नहीं हुआ, लॉस हुआ तो कंपनी नहीं देगी। तो इनके तो कंपनी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है। परमानेंट कैपिटल होती है कंपनी की, जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तभी ये कैपिटल हमने रीपे करने होते हैं, अदरवाइज इसको हम एज इट इज कंप्लीटली यूज करते हैं। एक होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स इज एन ऑन गोइंग डाउट वी ऑल फेसेस। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है प्रेफरेंस शेयर्स में और इक्विटी में? इनको प्रेफरेंस दी जाती है इक्विटी से पहले, यानी कि जब उनको डिविडेंड दिया जाता है तभी इनको प्रेफरेंस मिलती है, और जब इनको लिक्विडेशन के टाइम पर भी इक्विटी से प्रेफरेंस मिलती है। ये भी काफी सारे टाइप्स के होते हैं। नॉर्मल से ये आप अपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ चुके हैं, तो अपना वही वाला ही कर लेना इसमें, कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, ठीक है। तो वही प्रेफरेंस शेयर्स वैसे ही होते हैं, सेम वही डिबेंचर्स में भी दिए हुए हैं कुछ पॉइंट्स, वो मैं आपको करवाई देती हूँ। उसके बाद आते हैं हमारे वारंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है वारंट का, ये थोड़ा ध्यान से समझना, ये वाला आपने शायद ना भी किया हुआ हो उतना। वारंट क्या होता है? वारंट देखिए, ये सिर्फ आपको एक राइट देता है, कंपनी इसमें राइट देती है, जो कि एक पर्सन है, उस वो कोई शेयर होल्डर नहीं है कंपनी का, मींस उसको ये राइट दे दिया कि आप एक पीरियड के अंदर, एक स्पेसिफिक पीरियड आपको बता दिया, एक टाइम पीरियड दे दिया, उसके अंडर आप क्या कर सकते हो, कंपनी के स्पेसिफाइड शेयर, मतलब वो शेयर्स भी आपको बता देगा कि इतने पर्टिकुलर शेयर्स हैं, इस इतने शेयर्स को इतने टाइम पीरियड तक आप खरीद सकते हो उनको। ये सिर्फ उनको क्या दे दिया गया? राइट। तो उस राइट को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं वारंट। वारंट क्या है? एक राइट दिया जाता है कि अगर आपने शेयर्स परचेज करने हैं या नहीं करने हैं। ओके, अगर आप वो परचेज करते हैं दैट मीन्स आपने क्या किया? एक्साइज कर दिया। जो कंपनी ने बोला कि आपने स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में लेने हैं, तो उस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में आपने क्या किया कि उन शेयर्स को आपने परचेज कर लिया। दैट मीन्स ओके, यानी कि आप फिर अब क्या बन गए हो? कंपनी के शेयर होल्डर बन गए हो। अगर अगर आप उनको शेयर्स को नहीं खरीदते हो, आगे क्या कर सकते हो? आप किसी और को वो वारंट सेल भी कर सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स जब आप किसी को वो सेल कर दोगे तो अब वो पर्सन क्या कर सकता है? कंपनी में अपने शेयर अप्लाई कर सकता है, उतने शेयर उसको मीन्स मिल जाएंगे जितने स्पेसिफाइड शेयर्स के लिए बोला गया था, तो उतने उसको मिल जाएंगे। और एक ऑप्शन ये होता है, अगर वो ना तो वो बाहर ट्रांसफर किसी को करता है, ना ही वो खुद ये एक्साइज करता है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। वारंट जो वो टाइम पीरियड है उसके खत्म होते ही वो क्या हो जाएगा? लैप्स, मीन्स उसकी कोई वारंट की वैल्यू नहीं रहेगी। ओके, तो दैट मीन्स दिस ऑल अबाउट वारंट। उसके बाद हम करते हैं डेटर्स के बारे में। डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डेट का मतलब क्या होता है? बोरोड,
बोरो करना, कंपनी को जब फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जब वो बाहर से क्या करती है, बोरो करके लेकर आती है। तो डिबेंचर्स कितने तरीके के होते हैं? एक होता है सिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर्स क्या होते हैं? जो किसी पर्टिकुलर किसी एसेट के ऊपर फिक्स्ड या फिर फ्लोटिंग चार्ज पर, उसे बोलते हैं सिक्योर डिबेंचर। यानी कि जो डिबेंचर होल्डर है वो सिक्योर हो जाएगा कि वो जो एसेट है उसके ऊपर उसको मिले क्या हुए हैं, उसके ऊपर उसको शेयर्स मिले हुए हैं। सॉरी, शेयर्स नहीं बोलेंगे हम उसको, उसको हम बोलेंगे कि वो डिबेंचर्स जो उसको मिले हुए हैं उसके एक पर्टिकुलर किसी एसेट के ऊपर चार्ज पर मिले हुए हैं। तो जो वो एसेट है वो कैसी हो सकती है? या तो वो आपकी फिक्स्ड एसेट्स हो सकती है। फिक्स्ड एसेट मींस अब कंपनी उसको सेल आउट नहीं कर सकती। उस पर सेल करने का राइट आपको जब मिल सकता है, जब अगर कंपनी आपकी पेमेंट ना करे। अगर कंपनी आपकी पेमेंट या इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करेगी, तो अगर वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद, तो उसको राइट है, डिबेंचर होल्डर को राइट है कि वो उस एसेट को सेल करके अपना अमाउंट को रिकवर कर सकता है। एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज किस पर होता है? करंट एसेट्स के ऊपर होता है। ओके, तो ये भी चार्ज होता है एक तरीके का, तो वो भी सिक्योर होता है। उसके बाद आता है हमारा अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या होता है? ये इस पर किसी का कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, ये कोई भी सिक्योर नहीं होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर इसमें जो होते हैं, जो इसका टाइम पीरियड भी होता है कम का होता है, इसमें 17 मंथ्स के लिए, ठीक है। ये इनका इशू से रिडम्पशन का जो पीरियड होता है वो छोटा ही होता है, 17 मंथ होता है या फिर 29 डेज। ये इंडिया के अंदर ऐसे, इंडिया में जो है मैं आपको वो बता देती हूँ, इंडिया में 17 मंथ्स या फिर 29 डेज तक का है। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा कन्वर्टिबल डिबेंचर। कन्वर्टिबल जैसे नाम से क्लियर है, कन्वर्ट करना, डिबेंचर्स को कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना? इक्विटी शेयर्स में या किसी अदर सिक्योरिटी में, जो भी एंटरप्राइज और या फिर डिबेंचर होल्डर के बीच में बात हुई हो उनकी चॉइस से, तो उन दोनों के बीच में म्यूचुअल उनकी अंडरस्टैंडिंग से उनको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है कन्वर्टिबल। तो डिबेंचर होल्डर क्या कर सकता है? डिबेंचर्स को कन्वर्ट करा सकता है, पार्टली भी और फुल्ली भी। कन्वर्टिबल और पार्टली चार्ज, अच्छा सॉरी, इसमें वो क्या करवा सकते हैं? कन्वर्टिबल और पार्टली चार्ज मीन्स आधे वो चार्जेबल करवा सकता है और आधे कन्वर्ट करवा सकता है, ठीक है। वही हो गया डिबेंचर्स वाला। तो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टिबल मीन्स जो कन्वर्ट हम नहीं कर सकते, दैट मीन्स जिनको हम शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, किसी अदर सिक्योरिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उन्हें बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल। सिंपल सिंपल सी बातें हैं। स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स, इसमें क्या कर दिया जाता है? एक रेट फिक्स कर दिया जाता है इंटरेस्ट का, ठीक है। तो डिबेंचर्स आर सर्कुलेटेड विद ए मेंशन रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी पर उसे कूपन रेट पर उसको डिबेंचर्स को इंटरेस्ट दे दिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स। इसे समझेंगे ध्यान से, नई टर्म। जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स, जीरो रेट, इसमें क्या होता है? जैसे नाम से ये जीरो, इसमें कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। स्टार्टिंग में क्या होता है इसमें, जब भी कंपनी, these debentures don't normally carry a particular rate of interest. In order to restore the investor, such type of debentures are circulated at a considerable discount, and difference between the nominal value and circulated price is treated as the amount of interest associated to the duration of the debentures. तो इसमें जो डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कुछ नहीं जाता, मीन्स जीरो, जीरो दिया जाता है स्टार्टिंग में। तो ये जिनका जो टाइम पीरियड होता है वो 3 इयर्स का होता है। 3 इयर्स के अंदर अंदर वो क्या करते जाते हैं? कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। किस में कर दिए जाते हैं? इक्विटी शेयर्स में। ओके, तो इतने वो जब तक कन्वर्ट नहीं होते इतने उनको कुछ नहीं दिया जाता। अगर आपका टाइम पीरियड, हमने बात की लेस देन 3 ईयर में आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आपका टाइम पीरियड 18 मंथ्स, 18 मंथ्स 1.5 ईयर हो गया, 18 मंथ से अगर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, अगर 18 मंथ से इंक्रीज कर जाता है, तो सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उस कंपनी की क्या करवाई जाती है? रेटिंग कराई जाती है। रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग कराई जाती है। क्रेडिट रेटिंग करवा के फिर उस पर क्या किया जाता है? फिर कन्वर्ट करवा लिए जाते हैं। तो इट मीन्स इसमें क्या हुआ? डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करवाना विद इन 3 इयर्स के अंदर अंदर। इंडिया में जिसने करवा, इंडिया में जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स किस किसने इशू किए हैं? महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कंपनी ने, या इंडियन रॉयल एंड इंडस्ट्री लिमिटेड ने।
इंडियन रॉयल एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, रेयन। उसके बाद एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एसपीएन एंड लॉक इन पीरियड। एसपीएन क्या होता है? सिक्योर प्रीमियम नोट्स। सिक्योर प्रीमियम नोट्स को हम बोलते हैं लॉक इन पीरियड, क्योंकि जो इसकी पेमेंट की जाती है उसमें इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की जाती है, तो उसकी जो टाइम गैप हो वो लॉक हो जाता है, मीन्स उसके बीच में उनको कुछ नहीं दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 300 रुपीज फेस वैल्यू क्या है, 300 रुपीज एसपीएन, एसपीएन की फेस वैल्यू 300 रुपीज है, इसको आपने इशू कर दिया, ठीक है, दैट मीन्स ये लॉक हो गया। लॉक होने का इसमें देखो, कैन बी इशूड बाय कंपनी विद लॉक पीरियड कितना हो सकता है, 4 to 7 ईयर्स। ओके, तो 4 यानी 4 से 7 साल के बीच के अंदर अंदर इसकी पेमेंट होती है। ओके, तो फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसकी 4 इंस्टॉलमेंट बना दी, 4, 5, 6 और 7, यानी कि 4 साल के बाद स्टार्टिंग हो गया उसका। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ लगा रखे हैं, 1 ट्रांजेक्शन, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। ये देखिए ईयर, 4 ईयर्स के बाद, ये 5 ईयर के बाद, ये 6 ईयर के बाद एंड ये 7 ईयर के बाद। 4 ईयर के बाद इन्होंने क्या किया, 150 की 4 इंस्टॉलमेंट बना दी, तो एक 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, एक 7 साल के बाद पे कर दी। तो इसका मतलब जो इन्होंने 150 की पेमेंट की है, यानी 75 हम ये मान के चलते कि 75 हमें एज अ इंटरेस्ट एंड 75 हमें क्या मिल गया, एज अ रीपेमेंट, एज अ रीपेमेंट। ओके, तो इसे क्या कहते हैं, दिस मीन एन इन्वेस्टर्स कैन रिडीम हिज एसपीएन आफ्टर लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड के बाद रिडीम कर दिए जाते हैं, यानी इतने सालों तक तो ये लॉक हो गया था, 4 ईयर्स तक, उसके बाद इसका रिडेम्पशन स्टार्ट हो गया। तो एसपीएन होल्डर विल गेट प्रिंसिपल अमाउंट विद सिमिलर विद इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस आफ्टर लॉक इन पीरियड ऑफ सेड पीरियड। ड्यूरिंग द लॉक इन पीरियड नो इंटरेस्ट इज पेड, तो जितना टाइम तक ये लॉक था इतने इसको कुछ नहीं दिया गया इंटरेस्ट। SPN are nothing but a share warrant which are only issued by the listed companies। ये बात ध्यान रखना कि SPN जो होते हैं ये शेयर वारंट्स जो इशू करने का काम कौन करती है, लिस्टेड कंपनीज ही करती हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जब उसको परमिशन मिल जाती है, अप्रूव मिल जाता है, तभी वो इशू कर सकती है SPN को। ओके, अनलिस्टेड कंपनीज इसे इशू नहीं कर सकती हैं। और इसके अंदर एसपीएन के अंदर हाइब्रिड सिक्योरिटी होती है। हाइब्रिड का मतलब होता है जिसके अंदर इक्विटी प्लस डेट दोनों की करेक्टरिस्टिक्स मिलती हो, दोनों की करेक्टरिस्टिक मिलती हो, मींस इक्विटी का देख लीजिए, अब देखिए आपको कब पेमेंट स्टार्ट हुई, 4 सालों के बाद हुई। अगर आप एज अ ओनर होते तो जो प्रॉफिट होता कंपनी में तब मिलता आपको, और डेटर्स में आपको इंटरेस्ट मिलता, तो उसके बाद इन्होंने ये बता दिया कि हमने एज अ इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट आपको पे कर दिया। तो इसमें क्या है, दोनों की क्वालिटीज हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हाइब्रिड सिक्योरिटीज कौन सी होती हैं, और उसका एग्जाम्पल हो तो एसपीएन दे सकते हो आप। तो एसपीएन इंस्ट्रूमेंट्स आर इशूड विद ए डिटैचेबल वारंट होता है, वही दिया हुआ है सारा, 4 to 7 ईयर इसका लॉक पीरियड होता है, कोई इंटरेस्ट इतने दिया नहीं जाता, ये सब आप देख लीजिएगा, वही नॉर्मल सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक डीडीबी, इसको बोलते हैं हम डीडीबी, डीप डिस्काउंट बॉन्ड। डीप डिस्काउंट मीन्स डिस्काउंट देना, बहुत डीप देना, इतना ज्यादा डिस्काउंट देना, और उसको क्या करना, रिडीम करना एट पार वैल्यू पर। इनको क्या किया जाता है, रिडीम किया जाता है एट पार पर। ओके, रिडीम एट पार पे किया जाता है, और जो डिस्काउंट पर इशू किया जाता है। सबसे पहले जो ये 1992 में किया गया था, इसको हमने 1992 में एक कंपनी थी, उसका नाम था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी थी, इंडस्ट्रियल, कहाँ गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI। उन्होंने क्या किया था, 2700 रुपीज डीडीबी स्टार्ट किया 2700 रुपीज में, और विद 25 ईयर्स के बाद आपको इसकी पेमेंट कितनी मिलेगी, 1 लाख रुपीज। ओके, तो 1 लाख रुपीज आपको कब मिलेंगे, 25 ईयर्स के बाद। अगर बीच में 5 ईयर्स के बाद या 15 ईयर्स के बाद
अगर आप इसको पेमेंट को लेना चाहते हैं तो उसमें क्या कर रखा था उन्होंने, कुछ ना कुछ और पेमेंट की हुई थी, मतलब उसमें बता रखा था कितना अमाउंट आपको एज अ प्राइस आपको कितना दिया जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसमें बहुत डीपली डिस्काउंट स्टार्टिंग में दे देते हैं और लास्ट में हम एट पार पे उसको रिडीम कर देते हैं। इसका जो मतलब है, काफी सारी और भी हैं, सिडबी, आईसीआईसीआई हैव इशूड, जिन्होंने इनको अलग अलग डिनोमिनेशन में इसको किया। ठीक है, तो काफी सारे बैंक्स ऐसा करते हैं कि स्टार्टिंग में आपको क्या कर देते हैं, काफी सारे डिस्काउंट्स पर, बहुत डीपली डिस्काउंट पर अगर आपको सिक्योरिटी को इशू कर देते हैं, बॉन्ड को इशू कर देते हैं, और उसके बाद एट द एंड में क्या करते हैं कि उसको आप पार वैल्यू पर रिडीम कर देते हैं। ये था हमारा डोमेस्टिकली। और एक आपको बताते हुए प्राइवेट इक्विटी के बारे में। ये प्राइवेट इक्विटी क्या होती है, मैंने आपको भी बताया था ना कि इक्विटी होती है टू टाइप। एक तो आप इक्विटी पब्लिकली इशू कर देते हैं, ओके, कि पब्लिकली आपने कैपिटल मार्केट के थ्रू पब्लिक को इनवाइट किया एंड देन आपने अपने शेयर्स को इशू कर दिया। एक हो तो प्राइवेटली। प्राइवेटली कैसे हो जाएगा कि अगर आप बिना पब्लिक में कोई इशू नहीं कर रहे हैं, प्राइवेटली प्राइवेट सोर्सेज से अगर आप पैसे को इकट्ठा करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्राइवेट इक्विटी। जो ये इक्विटी होती है इसमें और जो पब्लिकली इशू की जाती है, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि इनको प्रेफरेंस बाद में मिलती है, इनको प्रेफरेंस कोई नहीं दी जाती, सॉरी, उनको प्रेफरेंस मिलती है क्योंकि वे पब्लिकली इशू हैं। तो कभी भी पेमेंट के टाइम पे या फिर उनको जब डिविडेंड दिया जाता है तो फर्स्टली पब्लिक वालों को दिया जाता है, जो पब्लिकली इक्विटी होती है। प्राइवेट वालों को उनके बाद में दिया जाता है। लेकिन इनका एग्जिट करना भी बहुत ईजी होता है। वो एग्जिट कैसे कैसे कर सकते हैं, एग्जिट करने का, या तो वो अपने शेयर्स को क्या कर सकते हैं, प्राइवेट दूसरी एजेंसीज जो होती हैं, प्राइवेट जो पैसा देती है दूसरी कंपनीज को, तो वो उनको सेल आउट कर सकते हैं, या फिर वो क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट को ये वापस सेल कर सकते हैं, या फिर वो ओपन मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। और या फिर वो क्या कर सकते हैं कि अगर आपकी कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाती है तो उसमें क्या होता है, सारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उस कंपनी के बन जाते हैं, तो आप उस टाइम पर भी अपने अपने सेल आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा ऑल अबाउट डोमेस्टिक सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो नेक्स्ट में करेंगे हम इंटरनेशनली, या अगर हम एक इंडिया तक ही लिमिट नहीं है, अगर हमें फाइनेंस चाहिए तो हम बाहर से भी पैसे को ले सकते हैं। इससे हमारी क्या हो जाती है कि हमारी लिमिटेशन खत्म हो जाती है, क्योंकि एलपीजी की पॉलिसी जब 1991 में आई थी तो उसके बाद सभी के लिए ओपन मार्केट हो चुकी है, कहीं से भी कोई सोर्सेज को ला सकता है इजिली और कैसे भी इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।